सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस कौमी असेंबली को हम पीटीआई का क्लब या पीटीआई का हाउस नहीं बनने देंगे। अगर वो मुशीर एक जमहूरी हुकूमत के मुशीर होते, उन्हें इस ऐवान के अंदर खड़े होकर ऐलान करना चाहिए था। IMF के साथ मुआहदा हुआ है, जो इकोनॉमिक टीम थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको इमरान खान साहब ने खुद बरतरफ किया ड्यूरिंग निगोसिएशन और इस बात का एतराफ़ किया कि मेरी टीम नालायक और नाअहल है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं IMF नहीं जाऊँगा, लेकिन कल जो मुआहदा साइन किया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी कर लेते। मुझे बड़ी खुशी है कि सारा हाउस आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बैक कर रहा है, जो कि कबायली इलाके के लोगों को एक एहसास देगा कि कौम उनके साथ खड़ी है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो बहुत सारे वादों और दावों के साथ आई, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए और नया पाकिस्तान भी बनाया गया। वादे कहाँ तक पूरे हुए ये अलग बात है, लेकिन एक जनूबी पंजाब महाज जो कि जम हुआ था हुकूमत में आके और उसकी हिमायत की थी, तो वो जो मंशूर में शामिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़, यानी कि जनूबी पंजाब सूबा, उसकी आज हिमायत की हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में सवाल तहरीक पेश की गई कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, और ये तहरीक पेश कर दी गई है। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी दे दी गई और सैयद मखदूम समीउल हसन गिलानी ने इस बिल को पेश किया। एक और बिल जो कि मंजूर हुआ, इससे पहले मोहसिन दावर ने पिछले इजलास में पेश किया था, वो 26वीं आईनी तरमीम का बिल था, जो कि फाटा के हवाले से था। फाटा की नशिस्तों की तादाद सूबाई असम्बली में अब 16 से बढ़कर 24 तक हो गई, जिसकी तमाम जमातों ने हिमायत की और कोई भी मुखालिफत में वोट नहीं पड़ा। लेकिन जिस तहरीक की हम बात करें, जनूबी पंजाब सूबा, इस पर हमने देखा कि अपोजिशन तकसीम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका साथ दिया, लेकिन नून लीग ने मुखालफत की, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि ये दो सूबे बने और एक भावलपुर हो और एक जनूबी पंजाब हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो अपनी नशिस्तों पर बरजमान रही। लेकिन नून लीग ने इस पर एहतजाज रिकॉर्ड किया और उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की। पहले मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। IMF के हवाले से भी कुछ बात करनी है। ज़ाहिर है मुआहदा तय पा गया आज 6 और अब उसके बाद होगा क्या। हमारे साथ मौजूद होंगे इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। और IMF के हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ माहिर मुआशियात शुजात मुबारक साहब मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा गुफ्तगू आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी लगारी साहब, ये वो बात थी, ये वो मंशूर का हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट भी हासिल किए और ज़ाहिर जो हामी थे उनको भी मुतमईन करना, उनको खुश करना भी ज़रूरी था। अब ये जनूबी पंजाब सूबा अगर बनने जा रहा है, चलें ये एक अलग बात है कि नून लीग हिमायत ज़ाहिर वो तो नहीं करेगी, लेकिन इससे फ़ायदा कितना होगा और जनूबी पंजाब के लोगों को क्या उनके हुकूक मिल पाएंगे? पहली बात तो ये है कि सूबा बनना चाहिए, और सूबा बनने से इस तरह ये नहीं है कि गारंटी हो जाएगी कि लोगों को हुकूक मिलेंगे। उसके बाद जिद्दोजहद है वो चलती रहेगी। हम नहीं कह सकते कि पंजाब के लोगों को तमाम हुकूक हासिल हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तमाम हुकूक हासिल हैं, या सिंध के लोगों को, या बलूचिस्तान के लोगों को, या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तमाम हुकूक हासिल हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सूबों को नहीं होना चाहिए। सूबा बन रहा है, मेरा ख्याल है कि उस सूबे की जो हदूद हैं उनका तायुन बेहतर तौर पर होना चाहिए, चूँकि मियांवाली में सराइकी बोली जाती है, भक्कर में सराइकी बोली जाती है, खुशाब में सराइकी बोली जाती है, झंग में सराइकी बोली जाती है, खानेवाल में सराइकी बोली जाती है, साहिवाल में सराइकी बोली जाती है, और बसरा साहब के तीनों डिवीजन में सराइकी बोली जाती है। उनकी पार्टी के, बसरा साहब की पार्टी के समीउल हसन गिलानी साहब ने जो है ये करारदाद पेश की है जो मंजूर हुई है। तो PTI का स्टैंड जो है वो ये नहीं है कि बहावलपुर की रियासत को बहाल किया जाए या बहावलपुर को सूबा बनाया जाए, चूँकि सारे लोग एक ही तहजीब के, एक ही तमद्दुन के, एक जैसे लोग हैं और एक साथ रहते हैं, तो उनको तकसीम करना जो है ये सरासर जुल्म होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नून लीग का जो तर्ज़ अमल है वो हमेशा से सराइकी दुश्मन रहा है, सराइकी लोगों के ख़िलाफ़ उनका तर्ज़ अमल कभी भी दुरुस्त नहीं रहा। इस वजह से सराइकी बेल्ट ने उनको मुस्तरद किया था
और वो इलेक्शन सराइकी बेल्ट से हारे थे। तो और पीटीआई इसलिए जीती थी कि पीटीआई ने सराइकी सूबे का वाज़े नारा लगाया था। तो मेरे ख्याल में उसकी तमाम मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के साथ उन अज़ला का जिनका मैंने जिक्र किया, एक कम्प्रीहेंसिव सूबे का एक डिमार्केशन होनी चाहिए, एक मुकम्मल सूबा बनना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान का वफाक बहुत मजबूत होगा और ये तासुर नहीं होगा कि जनाब अक्सरियत की बुनियाद पर पंजाब पूरे पाकिस्तान की हुकूमत चलाता है, तो ये तासुर नहीं रहेगा। सही। बसरा साहब इत्तेफाक करते हैं आप लगाई साहब की बात पे। ज़ाहिर अभी जो तहरीक पेश की गई है, अभी तमाम तर जो सूरत हाल है उसको आगे भी बढ़ाना है और एक जद्दोजहद है जो करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए। इसमें ये पहली बात तो ये हमें देखना है कि सूबे बनाने की बात क्यों हो रही है, सूबे बनाने की आवाज़ क्यों उठ रही है, इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या है, फ़ायदा क्या है और इसमें आवाम का क्या फ़ायदा है। काम तो वो होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो और आवाम को फ़ायदा हो। भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वहाँ पर 52 सूबे बने हैं उसके आज़ाद होने के बाद। बात यह है कि जनूबी पंजाब का जो सूबे की बात चल रही है वो अब से नहीं चल रही। जनूबी अब सूबा जो पंजाब है, बाकी जो है 48% है पूरे पाकिस्तान का और 52% पंजाब है। अब हम सूबा इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि जो वसाइल हैं वो लोगों को उसकी जो भी पॉपुलेशन है हर ज़िले की, हर इलाके की, उसके मुताबिक उनको वसाइल मिल जाए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे ज़्यादा शद्दोमत से आवाज़ इसलिए उठी कि वहाँ पर वसाइल की गैर मनसूफाना तकसीम हुई। अब जो जनूबी पंजाब है, लगारी साहब का भी उसी डीजी खान से तल्लक है, मेरा डिवीज़न बहावलपुर से तल्लक है, वहाँ पर हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। वहाँ पर चावल है, वहाँ पर गंदम है, कपास है, तमाम 90% जो पंजाब है उसको तमाम चीज़ें जो ज़िम्मेदारी के हवाले से हैं, वो कपास हो, वो गंदम हो, वो गन्ना हो, वो चावल हो, वो आपको जनूबी पंजाब से आता है। अब जनूबी पंजाब वालों का दुख ये है, मसला ये है, मेरा खुद जनूबी पंजाब से तल्लक है, डिवीज़न बहावलपुर का रहायशी हूँ, बहावल नगर मेरा ज़िला है, कि हमारे वसाइल हम पे नहीं लग रहे, हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही, हमारी जो पॉपुलेशन उसके मुताबिक हमें फ़ंड नहीं मिल रहे और पर कैपिटा इनकम सुमैया लाहौर के अंदर रहने वाला जो एक शहरी है उस पर तकरीबन 1,24,000 रुपये खर्च आ रहा है। राजनपुर के एक आदमी पे रहने वाले पर 13,000 रुपये खर्च आ रहा है। बिल्कुल। अब ये बसरा साहब जरा मैं पॉइंट टेकन क्विकली राणा साहब को मैं लूं, काफी देर से हमारे साथ कॉल पर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, उनका मैं टेक लेके वापस आपकी जाने आती हूँ। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। नून लीग क्यों नहीं चाहती कि पंजाब सूबा बने? बिल्कुल ये तस्सर जो है ये दुरुस्त नहीं है कि नून लीग जो है वो नए सूबों के बनने के खिलाफ है। अच्छा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि सूबे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे बनने चाहिए और किसी लासानी या किसी इलाकाई जो है वो बुनियाद पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे बनने चाहिए। और दूसरा ये है कि बहावलपुर जो है, बहावलपुर का एक लीगल राइट बनता है क्योंकि बहावलपुर एक रियासत थी और वो रियासत जो है वो जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो उस रियासत का बहुत बड़ा रोल है उस वक्त भी पाकिस्तान की मदद करने में। बिल्कुल। और जिस तरह से ये मौजूद है कि कायदे आज़म ने भी उस वक्त उनके साथ जो है वो इस बारे में वादा या एग्रीमेंट किया था और उसके बाद जब ये 1 यूनिट बना तो उस वक्त भी बहावलपुर के लोगों के साथ ये वादा हुआ था कि अगर दोबारा से जो है वो 1 यूनिट जो है वो ख़त्म किया गया तो आपकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत है उसको जो है वो दोबारा जो है वो बहाल किया जाएगा। तो वहाँ के लोगों का भी ये मुतालबा है। तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जनूबी पंजाब सूबा भी बने। अच्छा। और बहावलपुर के लोगों के साथ जो है अब ये ना हो कि अब जनूबी पंजाब का झगड़ा ख़त्म हो और नया झगड़ा जो है वो जन्म ले ले, तो उसको भी जो है बहावलपुर को भी उसका स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। तो आपको लगता है हमने तो खुद जो है वो बिल जो है वो पेश किया है सूबा बहावलपुर और सूबा जनूबी पंजाब के लिए, मैं उसका मुहर्रक हूँ, तो इसलिए हम खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
अच्छा राना साहब, आपको लग कह रहे, चले ठीक है वो आपका पॉइंट तो आया, लेकिन जब ये वादा और पूरा करने जा रही है हुकूमत, तो क्या ये वादा पूरा करना इतना आसान होगा? देखिए, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो आपको जो है वो उनको करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब एक सूबा बनना है तो फिर उसकी सेनेट में भी जो है उसकी नुमाइंदगी आनी है। बिल्कुल। फिर इसी तरह से एनएफसी में भी उसकी नुमाइंदगी आनी है। तो वो ये सारी चीजें जो हैं, इनका तो एक नेशनल कमीशन जिस तरह से वहाँ पे है इंडिया में, तो ये इस तरह से तो नहीं है कि एक कानून पास होगा और वो नाफिज हो जाएगा। ये बकायदा एक नेशनल कमीशन जो है वो बनेगा। सही। जो पानी की तकसीम, वसाइल की तकसीम, नेशनल असेंबली की सीटें, फिर उसके बाद सेनेट में जो है वो सीटें, ये सारी चीजें जो हैं, ये तय होंगी। मैं कता कलामी नहीं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। राना साहब का बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। राना साहब ने फरमाया है कि बहावलपुर रियासत का, ये रियासत से कमिटमेंट थी, या रियासत की ये पोजीशन थी। पाकिस्तान में एक बहावलपुर रियासत नहीं जम हुई थी। पाकिस्तान में लसबेला, मकरान, खारान, कलात, बहावलपुर, खैरपुर, सवात, मट्टा, टांक, दीर और बहुत सी रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में जम हुई थी। तो हम तमाम जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बहाल नहीं कर सकते। ऐसा होना बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और कभी भी ये स्टेटस नहीं रहा था कि उसको एक अलग सूबे की हैसियत हासिल हो। या सरायकी इस पट्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, 3 अफराद का ये एक वो है PMLN के अलावा। एक अमीर बहावलपुर का, उनका ख्याल ये है कि मेरी रियासत बहाल हो जाएगी और नवाब या अमीर या नवाब के तौर पर मैं बहाल हो जाऊंगा। दूसरे तारिक बशीर चीमा हैं जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी यजमान, उसके अलावा और उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। और तीसरे जो हैं वो मोहम्मद रिद दुरानी हैं, जो कभी भी कहीं से भी कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। ये 3 हैं। अलबत्ता नुमाइंदगी रही है हाउस में PMLN की, और चूँकि मुहर्रिक हैं राना साहब, तो राना साहब सरायकी लोगों के साथ एक मेहरबानी करें और उनको एक पूरा सूबा बनने दें। इससे कोई ऐसा इशू नहीं पैदा होगा। 1 घंटे के फासले पर है मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान 1 घंटे का फासला है। हाँ। तो इसमें ऐसी कोई बात जी। राना साहब, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? देखें जी, ये इन्होंने जिस तरह से बात की है कि जी फलां काउंसिल मुंतखब नहीं हो सकता, फलां जगह पे कोई वोट नहीं है, तो फिर जिन लोगों ने जनूबी पंजाब की बात की है, वो जो अपना एक जनूबी पंजाब महाज बना था, जी, वो किसने बनाया था, कैसे बना था, फिर उनको कैसे ला के बनी गाला में पटे पहनाए गए, ये तो फिर एक सारी एक कहानी है ना। वो सारा पंडोरा बॉक्स जो है वो फिर अगर खोला जाएगा तो फिर बहुत सारे जो है वो लोगों के नाम आएंगे। तो अगर फिर ये बात है तो फिर ठीक है, रेफरेंडम करवा लें। और अगर लोग बहावलपुर के हक में भी वोट दें और जनूबी पंजाब के भी हक में दें तो फिर दोनों बन जाए। अगर एक के हक में दें तो एक बन जाए, हमें तो कोई इतराज नहीं। पॉइंट टेकन। राना साहब क्विकली जरा, मैं IMF पे भी बात करूंगी जरा। हाँ, बसरा साहब का टेक कर्ज करूं। जी बिल्कुल। राना साहब, एक बात, राना साहब मेरे बड़े भाई हैं और हम इनसे सीखते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी नेशनल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। राना साहब भी वकील हैं, पार्लियामेंटेरियन है, मैं भी वकील हूँ। आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है कि किस तरह सूबा बनना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नून लीग क्यों रुकावट है सूबा बनने में। आपको याद होगा कि 2013 के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जलसे जुलूस कर रहे थे बहावलपुर में और मुल्तान में, ये कहते थे कि अगर हमारी अक्सरियत आ गई तो हम सूबा बना देंगे। 2013 में राना साहब इतना बता दें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी थी सूबाई असम्बली में भी, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। तो क्यों सूबा नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया। मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा माइंड सेट रहा है कि जितने वसाइल हैं उस पर कब्जा रहे तख्ते लाहौर का। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो दूसरी बहस शुरू हो गई है बहावलपुर की और मुल्तान वाली, ये भी इसलिए सुमैया शुरू हुई है, ना खेडांगे ना खेडन दवांगे। चाहते हैं कि सूबा बने ही ना। अब मेरा तलक बहावलपुर से है। बहावलपुर वाले, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह लगारी साहब ने कहा बहुत सारी रियासतें थी जो जम हो गई, बहावलपुर वाले चाहते हैं कि बहावलपुर को सूबा बनाया जाए, लेकिन
सूबा आपने बनाना है जो वायबल हो, जिसके वसाइल हो, जिसकी पॉपुलेशन हो। क्या आप एक डिवीजन का सूबा बना सकते हैं? मुद्दा तो ये है ना मतलब ये है कि आप वहाँ के लोगों को उनके जो हुकूक है वो मसावी तौर पर मिल जाए, इस पर सियासत ना की जाए। क्विकली सर। सुमैया मुझे बात कर लेने दें। सुमैया एक दो सवाल मैं राना साहब के लिए उठाना चाहूंगा। क्या आप एक डिवीजन का सूबा बना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसका हल क्या है? हल बड़ा आसान है कि मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब को अगर सूबा बनाना चाहती है तो ये वोट दे, हम उसका फैसला कर लेंगे। बहावलपुर को हम हेडक्वार्टर बना लेंगे। भाई हमने देखना ये है, और जो बातें कही हैं लगारी साहब ने, एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। वहां पे सिर्फ सराइकी स्पीकिंग वाले, सराइकी बोलने वाले नहीं रहते हैं, वहां पर उर्दू स्पीकिंग भी है, वहां पंजाबी स्पीकिंग भी है, वहां पश्तो बोलने वाले भी हैं, पूरा इलाका है वहां पूरी। आपने जब सूबा बनाना है, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे नहीं बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बनाना है, लिसानी बुनियादों पे नहीं बनाना है। आपने देखना है वहां पर सबसे पहले उसको हमने लसानी बुनियादों पर नहीं बनाना, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है। और इसलिए बनाना है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकें, लोगों को वसाइल फराहम किए जा सकें, लोगों के वसाइल उन पे लगाए जा सकें। उसके लिए जून के बाद हम अलग सेक्रेटरीट बना रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून संजीदा है, जो किसी सूरत में नहीं बनाना चाहती, वो आए हमारे साथ मिलकर और जनूबी पंजाब को सूबा बनाएं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। मुझे अगर आगे बढ़ना है क्विकली, और IMF के बारे से जरा बात करनी है, क्योंकि IMF के दरमियान, पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पा गया है। और अब ये जो मुआहिदा है हफीज शेख के मुताबिक $6 अरब का है, जो कि 3 साल के लिए ये मुआहिदा हुआ है। इस पर जरा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले आप वो देखिए, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महीनों की डिस्कशन के बाद और नेगोशिएशन के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है। IMF की कड़ी शराइत, आवाम को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, टैक्सों में इजाफा, डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इदारों की निजकारी का अमल भी तेज होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज का मुआहिदा तय। आलमी मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान को $6 अरब 39 माह में किस्तों में जारी किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारे भी $3 अरब कम सूद पर कर्ज देंगे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हतमी मंजूरी देगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। हमें चूंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक सिग्नल देना है दुनिया में, और साथ ही साथ अपना जो फिस्कल इस वक्त हमारा जो माली सूरत हाल बिगड़ी हुई है उसको दुरुस्त करना है, तो जहाँ पर जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज में बढ़ानी होगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मौजूदा प्रोग्राम को माजी के प्रोग्रामों से मुख्तलिफ करार दिया। IMF प्रोग्राम्स जैसे आप जानते हैं पहले भी हुए हैं, लेकिन जो नुक्स था उनमें कि ये स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं वो उतनी मतलब अग्रेशन से नहीं की गई जिसकी ज़रूरत थी। मुशीर खजाना का मजीद कहना था कि IMF प्रोग्राम के तहत मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे मईशत बेहतर होगी। हफीज शेख साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वजीर ख़जाना रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ये जो 22वां प्रोग्राम है IMF का, इसमें हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे जो कि इससे पहले नहीं लाई गई। हमारे साथ शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शुजात साहब, ये 22वां प्रोग्राम है, पहला तो प्रोग्राम यानी बेल आउट पैकेज मुख्तलिफ कितना है पिछले अदवार से, कि शराइत में कुछ नरमी है या फिर शराइत ज़्यादा सख्त हैं पिछले प्रोग्राम्स के मुताबिक? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई शराइत मुख्तलिफ नहीं है। जो अब तो शेख साहब ये कहा कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की गई है इस IMF के पैकेज में पहले नहीं की गई, तो मैं उनको गोश गुजार करता चलूँ कि 1988-89 में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से IMF का पैकेज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिया था, उसमें भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हुई थी और बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे और उसके बाद निजकारी का, प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी गवर्नमेंट इस IMF पैकेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, समझ नहीं आती कि जिस IMF पैकेज में ये कहा गया है कि एक्सचेंज रेट आप फ्री छोड़ दें, टैक्स टू GDP रेशियो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन हमने डिस्काउंट रेट को बढ़ा के 13% पे लेके चले जाना है, उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़नी है। एक तरफ तो IMF पैकेज में ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, प्राइसेस को भी बढ़ाना है,
दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के थ्रू 13% तक डिस्काउंट रेट को लेके जाना है। तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं। तो इकोनॉमिक्स टर्म में इनको स्टैगफ्लेशन के नाम से कहा जाता है कि जहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेंट होगी। तो मुझे अब तक जो गवर्नमेंट के हमारे जो मईशतदान है, मैं भी पहले बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफेंड भी किया है, लेकिन इस यहाँ पर मेरा बड़ा एक फंडामेंटल उनसे डिसएग्रीमेंट है कि किस तरह से आप एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी टाइट करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से फिस्कल पॉलिसी को भी टाइट करते जा रहे हैं, एक तो महंगाई को भी आप जो है ना वो तवालत दे रहे हैं और महंगाई भी मुल्क में एक तूफान आएगा। दूसरी तरफ से जब आप डिस्काउंट रेट्स को भी बढ़ाते चले जाएंगे तो किस तरह से लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी। मुझे एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने की हैसियत से ये कुछ इसमें नज़र जो है ना वो मामला नज़र नहीं आता। शुजात साहब, क्या आपको लगता है कि IMF से मुआहिदा करते हुए तमाम तर मामलात को मिस हैंडल किया गया है? देखें, बिल्कुल मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था। IMF पे जब गवर्नमेंट की डील हो रही थी तो क्योंकि हम पहले कुछ फंड्स ले चुके थे दूसरे ममालिक से, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे, तो समझा ये जा रहा था कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान जब नेगोशिएट करेगा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। यही माइंड असद उमर साहब के माइंड में था, उनकी टीम के, और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव इसको नेगोशिएट किया। लेकिन IMF जो कि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं जो उसको बैक कर रहे हैं, IMF 1% क्या 0.01% भी अपनी शराइत से नहीं हिला, और शायद यही वजह थी कि असद उमर साहब को रिमूव कर दिया गया। अब तो सबको पता है। और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो ये कह रहे हैं कि हमें इतने दिनों की मेहनत के बाद IMF से हमने पैकेज जो है वो तय कर लिया, ये तो बेचारे अभी आए एक हफ्ता पहले, एग्रीमेंट्स तो सारे हो चुके थे, IMF ने टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी थी, उनको माना नहीं जा रहा था। जब ये आए इन्होंने एग्री किया और उसको जो है ना अभी वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश। जी, तो ये तो प्री नेगोशिएटेड चीज़ें थी जो कि एग्री नहीं हो रही थी, अब इन्होंने एग्री किया तो अब ये साइन हो जाएगा। पॉइंट टेकन। बसरा साहब, फिर नया क्या हुआ? ये तो वही बात हो गई कि आप लोगों ने ये सिफारिश की थी कि बेल आउट पैकेज आपको 9 अरब तक तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पर IMF ने सिर्फ $6 अरब का जो है पैकेज दिया है, जो कि पिछली हुकूमतों से कम है, और शराइत वही की वही है, कड़ी शराइत, नरमी तो कोई नहीं है। इसमें ये पहली बात तो ये है कि जो भी कर्ज देता है और जिसे आप कर्ज लेने जाते हैं वो अपनी शराइत पे कर्ज देता है। जब 21 बार आपने मुल्क को उनके पास जाके गिरवी रख दिया, 21 तो फिर आप लोग ये बात कैसे कह रहे हैं बसरा साहब कि हमने 6 महीने इसलिए इंतजार किया कि शराइत नरम हो जाएंगी? समैया, मैं आपको अर्ज करता हूं, जब हमें 30,000 अरब का कर्जा विरासत में मिला, 600 करोड़ रुपया डेली उस पर सूद अदा कर रहे हैं, हम तो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम IMF के पास ना जाएं, हमने कहा भी था हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें तो मजबूरन इसलिए जाना पड़ा कि इसके अलावा चारा नहीं था कि हमने जो हमारे जितने ममालिक नहीं, तो ये 6 अरब डॉलर जो आपको मिलेंगे, जो कि शुरू में आपको 2 अरब डॉलर मिलेंगे, तो क्या इससे आप कर्ज उतारेंगे पिछला या अपने इदारों को ठीक करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ समझिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं फिर आपको सिर्फ इतना बता दूँ, हमने तमाम दोस्त ममालिक को यहाँ इन्वाइट किया, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आ भी रही है, लेकिन ओवरनाइट उसकी कोई तब्दीलियाँ तो नहीं आएंगी। इसलिए अब आपने जो बात कही कि जो हमें मिलने जा रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि उसका जो सही इस्तेमाल करें, उसके पैसे लल्ले तलल्लों में ना उड़ा दिए जाएं। जिस तरह आपने देखा यहाँ पर लाल बस, खट्टी ट्रेन, वो आपके ट्रैक्टर और सस्ते तंदूर, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे लगा दिए गए। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि एजुकेशन है, सेहत है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, रोटी कपड़ा और मकान है, और सबसे बढ़कर देखिए हमारी ये कोशिश ये होगी कि हम गरीब आदमी जो हैं वो कम से कम IMF का जो हम लोन ले रहे हैं, जो कर्जा लेने जा रहे हैं, उससे वो मुतासर ना हो, उन पर महंगाई का बोझ ना पड़े। चले, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जरा टेक्निकल चीजों और बात करेंगे बसरा साहब। हाँ जी बसरा साहब, ये देखिए, ये तो सुहाने ख्वाब है ना जो अब्दुल हफीज शेख साहब बात कर रहे हैं। शुजात साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बसरा साहब 1 सेकंड। जी शुजात साहब।
मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो $6 बिलियन है, इनमें से हम $1 भी खर्च नहीं कर सकते, $1 भी खर्च नहीं कर सकते। ये हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मिला है और ये हमारे स्टेट बैंक के, सेंट्रल बैंक के रिजर्व में रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होता है तो हम उससे पेमेंट करेंगे, तो इससे कोई वो काम नहीं होने वाला, हम वो कर ही नहीं सकते, इसमें तो कोई $1 भी खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पॉइंट, लेकिन ब्रेक में लेने गाड़ी साहब का भी आके टेक लेंगे और जरा बात करेंगे बसरा साहब ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद चीजें हैं कि वो एक गोरख धंधा है IMF का प्रोग्राम, ये 22वां प्रोग्राम भी इसी तरह से कैसे है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम IMF के गोरख धंधे के हवाले से बात कर रहे हैं कि नया प्रोग्राम है, बेल आउट पैकेज है जो कि इस हुकूमत ने ले लिया है, यानी कि मुआहिदा तय पा गया है जो कि $6 अरब का मुआहिदा है। लगारी साहब, ये गोरख धंधा है जो कि हम अभी ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर 84 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान इंटरेस्ट पे करता रहा, कर्जा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और उसी कर्ज को घुमा के IMF देता रहा। मसला यही होता है कि जब आप कर्ज, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जब कर्ज असासी मईशत हम लेकर चलाएंगे, जब हमारी बेस ये होगी कि हम कर्जा लेकर मईशत को चला रहे होंगे और हमारे अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रही होंगे, हमारी पैदावारी कुव्वतें जो हैं वो काम नहीं कर रही होंगी, तो हम उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने ज़राअत के सेक्टर को नज़रअंदाज किए रखा, मॉडर्न ज़राअत नहीं आने दी है। अब भी अगरचे हमारी खुद कफ़ालत है कि हमारे यहाँ गंदम जो है मौजूद है, हमारे यहाँ दीगर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं और इकनॉमी में बाई प्रोडक्ट्स अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं हम उसकी बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, दुनिया में मार्केट नहीं करते हैं। ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ गंदम होती ही नहीं है, लेकिन वो गंदम की बाई प्रोडक्ट्स सारी दुनिया में मार्केट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर की चीज़ों को अगर हम जाएं इंडस्ट्री में और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाकर हम बाई प्रोडक्ट करके भेजें तो हम हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल होंगे। हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बेपनाह अपने वसाइल हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत सिक है और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कसूर है, हुकूमतों का भी कसूर है। उनको आदत पड़ गई है कि हमें सब्सिडी दो। बस चीनी के सेठ को जिसने कई अरब डॉलर लगाकर अपनी फैक्ट्री भी लगाई है, गन्ना भी खरीद रहा है और फिर जब पहले से कह देता है कि जी मैं इतनी सब्सिडी लूँगा और इतनी सब्सिडी उसको मिल जाती है क्योंकि हुकूमत में होते हैं, क्योंकि बादशाह होते हैं, क्योंकि उनका राज होता है, जागीरदार होते हैं सारे के सारे, तो वो इसको अपना फायदा। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं ना इस प्रोग्राम में अमीर तबके को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा। आपको जो भी टैक्सेशन होगी वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर जाएगी ना। आप कहाँ जाकर करते हैं? GST कौन देता है? GST अल्टीमेट कंज्यूमर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जितनी अच्छा सेल्स टैक्स और कोई नहीं करता है, जाकर आखिर में जो है वो कर रहा होता है। बिजली का बिल आता है उसके अंदर आपके पास मौजूद होते हैं सारे चार टैक्स लगे हुए हैं, तो टैक्स तो आखिर में जाकर वही आदमी देते हैं। कहते हैं जी पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स दे रहे होते हैं लोग। टैक्स लोग, ये आम लोग ही तो टैक्स देते हैं। और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब 5,000 रुपए का टैक्स देंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान की तरक्की करने की आप ख्वाहिश भी रखें तो मेरा ख्याल है ये तो मुमकिन नहीं है ना, आप करें। ये तो है, हो नहीं सकता है। चले अब ये हुकूमत क्या करे, क्विकली बसरा साहब मुझे बता दें, जो सीधा बातें हैं जो लगारी साहब ने भी की हैं और मैंने भी नाज़रीन को बताई हैं, कैसे हुकूमत इन तमाम तर मामलात को सही तरीके से चलाएगी और IMF का ये प्रोग्राम वाकई आखिरी प्रोग्राम होगा। इसमें ये पहली बात तो नज़ीर लगारी साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हम 21वां अगर प्रोग्राम हम लोगों ने लिए हैं या जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो लोग जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए था, जिनके पास अरबों खरबों की जायदादें हैं, जिनको पता नहीं हमारे पास क्या क्या दुनिया के कहाँ घर मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। और उसकी वजह मेन यही थी कि पिछले हुक्मरान अगर ख़ुद वज़ीर आज़म 3 दफ़ा का रहने वाला जिसकी 4 बर्रे आज़मों के अंदर जायदादें मौजूद हैं, वो 5,000 पे टैक्स देगा तो किस तरह ये हम उसको प्रमोट करेंगे? हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी इसी बात में होगी और उसमें हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। हम फ्रेंडली माहौल क्रिएट करेंगे कि वो लोग टैक्स, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आपने बात ही ऐसी कर दी है कि हमारी पूरी कोशिश होगी ज़रा 10 माह का जायज़ा ले लें कि 10 माह में FBR ने जो टैक्स वसूलियाँ की हैं वो हदफ से 345 अरब रुपए कम है। सर
मैं आपकी बात मैं कब कह रहा हूँ कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, मैंने कहा हम इंशाल्लाह करेंगे। बात यह समझिए कि हमें तो जब आते ही पता चला कि पाकिस्तान कंगाल होने वाला है, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, हमें तो अपनी पड़ गई थी। इसलिए हमने उस मरी हुई मैशियत को, जो असद उमर साहब कहते हैं, जो ICU में पड़ी थी, उसको हमने जिंदा किया है। अब बात सिर्फ एक डॉक्टर शुजात साहब ने जो बात कही है, मेरा मकसद वो नहीं था कि हम इन पैसों में लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास वसाइल हो, हम उनकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो करें। और एक बात, एक फिक्रा सुन ले, हम इंशाल्लाह बिजली वाले 300 यूनिट का जिनका बिल आएगा उस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, हम कौन लोग होंगे और कितने लोग होंगे सर? अब तो गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, वॉशिंग मशीन जिनका बिल 300 यूनिट से, जिनका बिल 300 यूनिट से ज्यादा आएगा, वो टैक्स नेट में टैक्स थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन 300 तक टैक्स पे उसको असरअंदाज नहीं करेंगे। सर अभी ये सब खुल के सामने आ जाएगा जब ये मुआहिदा हो जाएगा ना, और बजट आएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। चलें, पॉइंट टेकन। जरा क्विकली शुजात साहब का 80 अरब रुपया इजाफी दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और एहसास प्रोग्राम को। 80 अरब रुपया पॉइंट टेकन। बसरा साहब, शुजात साहब अखराजात पूरे करने के लिए एक हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक से मजीद 121 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है हुकूमत में, और 34 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी, 32 खरब 23 अरब 34 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है अब तक ये वफाकी हुकूमत। क्या होगा, क्या IMF के कर्ज के बाद सूरत हाल कहाँ जाती हुई देख रहे हैं आप 2020 तक? क्विकली सर। अच्छा, एक मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं, ये IMF के पास हमारा 13th शायद प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ये 21st 22nd नहीं है। जो आपने बात की बोरिंग की सेंट्रल बैंक से, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास अब कोई चारा नहीं है। अगर आप फिस्कल डेफिसिट को देखो 6.57% पे फिस्कल डेफिसिट जा रहा है, और ये जो अभी गवर्नमेंट ने, ये तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, आइंदा आने वाले दिनों में ये बोरिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि खसारा थोड़ा सा और ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। जब IMF के स्टेप्स गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी तो फिर शायद कुछ चीज़ें बेहतर हों। मैं सिर्फ एक जो एलिमेंट है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो कि इकनॉमिक डायमेंशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, शौकत बसरा साहब की भी, कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 2.25 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, हेल्थ जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक ट्रैप में इस तरह से फंसा दिया गया है कि गवर्नमेंट ओवर एम्फोसिस तो कर रही है IMF पे, IMF, लेकिन जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं जो कि हो सकती हैं IMF के बगैर, इकोनॉमिक रिलीफ के बगैर हो सकती हैं, उन पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा। वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था हम एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हर एक जो हमारे जो बच्चे जो कि थोड़ा पढ़े उनको हम ट्रेन करेंगे। जो 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको हम नेट में स्कूलों में लेके आएंगे, उनके लिए तो पॉलिसीज़ बनाए ना। ये तो IMF का तो ठीक है, एक बात चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, नेगोशिएशन हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक ट्रैप में शायद फंसा दिया गया है। हर शख्स IMF पे बात कर रहा है, हर शख्स SPP पे बात कर रहा है, लेकिन जो दूसरी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं उन पर शायद काम इतना नहीं हो रहा। जी, शुजात साहब की इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे बसरा साहब? पहली बात तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारी सबसे पहली अवलिन तरजीह ये है कि जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, सबसे पहली बात। और यही हमारी कामयाबी होगी। अगर हम उनको नहीं ला सकने, नहीं उनको टैक्स नेट में लाएंगे तो हमारी नाकामी है, ये मैं आपके सामने तस्लीम कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात, देखिए रिस्ट्रिक्टिव फार्म के ऊपर हमारी कमेटी कायम है। अभी इंशाल्लाह जो हमारी नई टीम आई है उसके अंदर हमने जो बेस्ट पॉसिबल लोग हैं, दुनिया के माने हुए सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनमें डाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर पॉलिसी सामने लेकर आएँ। और मुझे खुदा पे यकीन है कि जब हमने यहाँ पे लूट मार नहीं होने देनी, ना लूट मार करनी है। इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, हमें खुद समझते हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गार बढ़ी है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इस बिगड़ती हुई मैशियत को जब तक ना संभाला, हमारी हुकूमत के लिए भी ये ख़तरे की घंटी है। इसलिए बिल्कुल ये डॉक्टर साहब की जो बातें हैं हमारे लिए एक तनकीद बराए इस्लाह हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और जो भी दोस्त कर रहे हैं कि उनको ये देखना होगा कि इकानमी है नेशनल मसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक इससे कोई लेना देना नहीं है। 70 साल तो हमारी हुकूमत नहीं रही, क्या 8 महीने वाले हम जिम्मेदार हो गए हैं? ये मुझे अफसोस होता है कि जब इस सेंस में बात की जाती है, सारा मुद्दा डाल दिया जाता है तहरीक इंसाफ पे, और भाई 9 महीने वाले जिम्मेदार हो गए और 70 वाले जो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमें टाइम दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बेहतर कोशिश करेंगे। 70 साल में जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, लेकर आए, गरीब भी कम मुतासर हों। बिल्कुल सही। ज़ाहिर आपने बात कर दी, थोड़ा सा जिक्र मैं कर लूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 तक
2 मरतबा IMF से रुजू किया गया, पीपल्स पार्टी में $7 अरब का कर्ज लिया गया, नून लीग में भी इतना ही लिया गया, इससे पहले भी कई दफ़ा कर्ज लिया गया। तो सारा मलबा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर क्यों डालते हैं? नहीं, इन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा था कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, इन्होंने ये कहा था मालूम नहीं था ना सर, चले माफ कर देते हैं कि जाना कितने सी ऐसी तो मजबूरी नल गए हैं लगारी साहब। सर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे हम 200 अरब रुपए यहाँ से लेकर आएंगे। मुराद सईद की वो करश्मा साजियाँ जो थी वो तो लग रही थी कि पाकिस्तान के कहीं ऐसे पैसे उड़ते हुए आएंगे और पाकिस्तान की बैंकों में पहुँच जाएंगे। जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे और इन्होंने जो कहा था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर सूरत हाल ख़राब थी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है और थर्ड वर्ल्ड में ऐसा रवैया भी होना चाहिए कि आप नताइज भुगतने दें उनको। आपने अगर जल्दी ना की होती तो उनको पता चलता कि किस सूरत हाल का शिकार हैं वो खुद जो हुकूमत में थे। खैर ये गुजर गया है, अब आपकी हुकूमत है। हम नेक पूरी की पूरे खलूस दिल से ये चाहते हैं कि यह हुकूमत कामयाब हो, ये हुकूमत उन तमाम मुश्किलात पर काबू पाए जो पाकिस्तान को सामने नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान जितने बड़े बहरान का शिकार है, इस बहरान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, इसका जो वॉल्यूम है उसको नहीं एस्टिमेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में कितनी मुसीबतें आ रही हैं, महंगाई का तूफान आ रहा है, जो महंगाई का सुनामी आ रहा है, आपका क्या तज्जिया है? क्या आवाम कुछ महीनों बाद सड़कों पर होगी? मैं समझता हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है, सुमैया लगता है आप जबरदस्ती आवाम को सड़कों पे लाना चाहती हैं। सर मैं क्या करूँ, मैं तो आम शहरी हूँ। आप और लगारी सर मैं कौन सी सियासतदान हूँ? हम बसरा साहब का सामना करते हैं। हम बसरा साहब के सड़कों पर आने तक हम नहीं आएंगे सड़कों पर। हमें लगता ही है कि बसरा साहब सड़कों पर आएंगे इस सारी सूरत हाल में, इसलिए कि आपको अपना वोटर आपका वो कहेगा कि आपने उनके साथ क्या किया है। मुझे आप मार्केट में जाएं, आपको पता चल जाएगा। अब आप खरबूजा खरीदने जाएं, कोई सोच सकता है कि 125 रुपए का किलो, कोई सोच सकता है कि तरबूज जो है वो भी इतनी कीमत का हाथ नहीं लगा सकते आप। मजे की बात ये कि जो सब्सिडी देने का ऐलान किया हुकूमत ने, बसरा साहब यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं, चीजें ही नहीं है। रमजान का बाबरकत महीना, लेकिन चीजें गायब हैं कहीं पर। कोई आप लोग आसानियां आवाम को नहीं दे रहे, फिर आप कैसे तवक्को करें आवाम नहीं आएंगे? नो उसमें ये ज्यादती ना करें। देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि आप चले जाएं, जो हमने रमज़ान बाजार लगाए हैं उनमें मैं खुद गया, यानी मैं अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ। अगर गलत होता तो मैं आपके सामने कहता। ये मैं नहीं कह रही, माने मेरे हारूनाबाद से लेकर लाहौर तक मैंने विजिट खाली पड़े हैं सर, कुछ नहीं। सुन तो दिखा रही हैं जिनमें सामान आना होगा। अभी आपके जो कैमरा मैन है उसने पहले फोटो ले ली होगी कि जो खाली पड़े जाकर उनकी फोटो दिखा रही। ऐसी बात नहीं है। तमाम सर ये आज की फुटेज है, ये वो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स हैं पंजाब के, लाहौर के, इस्लामाबाद के जो खाली पड़े हैं। आपने बसरा साहब उनको सब्सिडी दी, उन्होंने माल उठाया और ब्लैक मार्केट में जाकर बेच दिया है। अब आप भुगते हैं, लोग भी भुगते हैं। ये सारी सूरत हाल ऐसी ही है। सर मैं तो आपसे कहूंगी बसरा साहब जरा बाहर निकल जाएं, मार्केट्स का दौरा कर लें, आप बताते खुद आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं मैं कब कह रहा हूँ सुमैया, हम तो खुद मान रहे हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर ने सर ये बहुत शुक्रिया आपका कि आप मान रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम मान तो रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी, लगाई साहब, शुजात मुबारक साहब आपका भी। प्रोग्राम खत्म होता है इंशाल्लाह। आपसे कोई कल मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।